हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस और बेटा हम बात कर रहे थे मोड ऑफ एंट्री की। ठीक है ना, कि इंटरनेशनल बिजनेस में आप एंट्री कैसे ले सकते हो या बेटा स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, दोनों टॉपिक सेम है बाबू। अब बात करनी है मेरे को एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज से। स्टार्ट करने से पहले बेटा एक बात करूंगा, और ये पुरानी बात है जो मैंने आप सबके साथ कभी ना कभी की है। जिन्होंने बेटा पास में नहीं समझी ये बात, अब दोबारा एक बार ढंग से सुन लेना। बेटा बात कर रहा हूं एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग की। अच्छा एक बार याद तो करा दो कितने मोड ऑफ एंट्री है बेटा। एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग की हमने कल बात की थी। सेकेंड वन हमने बात की थी बेटा लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग की। थर्ड वन पे हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करी थी जिसमें जॉइंट वेंचर एंड होली ऑन सब्सिडी, और लास्ट में मैंने लिखा था आउटसोर्सिंग, दैट मींस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कुल मिलाकर 5 रास्ते हैं, एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग, लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर, होली ऑन सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। पांचों के एडवांटेज डिसएडवांटेज मेरे कोर्स में नहीं। जब मैंने एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग लिख दिया इसमें मर्केंडाइज भी आ गया और सर्विस भी आ गई, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आ गया और सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आ गया। सर सबसे पहले बात करेंगे एक्सपोर्टिंग की और इंपोर्टिंग की। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से मेरी तरफ देखना बाबू। नॉर्मली दुनिया को क्या लगता है, अगर मैं आज पूछ लूं ना किसी 11th क्लास के बच्चे से और आपके टीचर से भी कि एक्सपोर्टिंग क्या होती है, तो उनको लगता है बेटा गुड्स बेचना फॉरेन कंट्री को बेटा एक्सपोर्टिंग होती है। और मैं हमेशा मना करता हूं बेटा लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। कम ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। आपको लगता है 11th तो ऐसे ही अच्छा, बच्चों का जितना मर्जी बुद्धू बना लो। बेटा इंडिया का कस्टम एक्ट पढ़ लेना तो पता लगेगी सही डेफिनेशन तो वहां से कि एक्सपोर्टिंग क्या होता है, इंपोर्टिंग क्या होता है। तो बेटा सेल करना फॉरेन कंट्री में गुड्स कभी एक्सपोर्टिंग नहीं होता। ठीक है ना, ये तो इट इज अ मेयर मिथ, टीचर्स का मिथ है बेटा। आपको बता देता हूं, अगर आप बेटा डेफिनेशन पढ़ोगे तो डेफिनेशन में हमेशा लिखा है सेंडिंग गुड्स टू द फॉरेन कंट्रीज एक्सपोर्ट। सेल वर्ड ही नहीं लिखा बेटा। ठीक है ना। एंड व्हाट इज इंपोर्टिंग? Bringing the goods from the foreign country to the home country is known as import. कभी नहीं वर्ड लिखा परचेज। वर्ड परचेज ही नहीं है, वर्ड सेल ही नहीं है बेटा। वर्ड है बेटा सेंडिंग और ब्रिंगिंग। वर्ड ऐसे लिखे गए हैं, और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं 11th क्लास में भी ऐसे ही लिखे गए हैं। जब आप पेज नंबर 272 पढ़ोगे ना, वर्ड ऐसे ही लिखे हुए हैं, लेकिन आपके टीचर पता नहीं क्या ही बताते हैं आपको। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं आपको, इस टर्म को बहुत आराम से सुन लेना। मैंने ना पास्ट में कभी ना कभी ऐसी बात आपके साथ जरूर की है। ठीक है ना तो सेल ना ही परचेज, ये वर्ड यूज भी मत करना। ठीक है ना। एक बात याद करा देता हूं। एक टाइम की बात है बेटा, सचिन तेंदुलकर लास्ट टेस्ट मैच खेलने ऑस्ट्रेलिया गए थे। ठीक है ना। तो फॉर्मूला 1 रेस के एक बहुत बढ़िया प्लेयर हैं बेटा माइकल शूमाकर, वो बिग फैन थे बेटा सचिन तेंदुलकर के। उन्होंने उनको 1 करोड़ की कार गिफ्ट करी। ठीक है। जब कार इंडिया में आ रही थी तो सर इंपोर्ट की डेफिनेशन में ये कवर हो रही थी। क्यों बेटा? सर इंपोर्ट क्या होता है? फॉरेन कंट्री से गुड्स परचेज करके लाना। तुम्हारे टीचर के हिसाब से तो यही होता है बेटा कि फॉरेन से गुड्स परचेज करके लाना। सर लेकिन सही डेफिनेशन क्या है बेटा? ब्रिंगिंग द गुड्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्री टू द होम कंट्री इज नोन एज इंपोर्ट। अब ये तो इंपोर्ट हुआ बेटा। देख लो डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है ना। और बेटा इंपोर्ट ड्यूटी थी लग्जरी कार पे 200%, यानी कि अगर 1 करोड़ का गिफ्ट था वो कार तो 2 करोड़ का टैक्स था। ठीक है। वो एक सेपरेट मुद्दा मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि क्या क्या हुआ था बेटा। ठीक है ना। ऐसे ही कभी वर्ल्ड कप पे भी हुआ था। जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी बेटा, तो जब वर्ल्ड कप इंडिया आ रहा था इट इज कंसीडर्ड एज इंपोर्ट, क्योंकि डेफिनेशन सेटिस्फाई करती है बेटा इस चीज को। समझ आई बात? समझ में आया बेटा? इंपोर्ट खरीदना नहीं होता, इंपोर्ट बेटा गुड्स को लाना होता है। फॉरेन कंट्री से गुड्स लाए बेटा इंपोर्ट है। समझ आई बात बेटा? एक्सपोर्ट ऐसे ही बेचना नहीं होता, भेजना। बेचना नहीं, भेजना। सुनना बाबू, मैंने ये एग्जांपल पहले भी लिया था आपके साथ साथ। यूएस में एप्पल फोन के पार्ट्स बने और जब आपने चाइना में भेजे असेंबलिंग के लिए, बस मुझे ये बता दो ये जो भेजे मैंने एक्सपोर्ट है कि नहीं है यूएस के हिसाब से? मानते हो ना इट इज एक्सपोर्ट? क्लियर है ना बात? तो बेटा भेजना एक्सपोर्ट होता है, बेचना नहीं। आई होप मैं क्लियर हूं इन दोनों टर्म को लेकर।
मैं कि कोई भी गलत बात पढ़ा नहीं सकता भाई, अपने खून में नहीं है गलत पढ़ाना। इतनी बात ओके। चलो जी, अब मैं वापसी आ जाता हूं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पर। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा था उनको मैंने क्लियर कर दिया, बाकी पुराने बच्चों को मैंने बात पहले भी बताई। बेटा लो प्यारे बच्चों, करते हैं बात एडवांटेजेस क्या होंगी एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग की और डिसएडवांटेजेस क्या होंगी। बेटा देखो, सोचनी हमने ही है, ठीक है ना, हर बार स्पून फीडिंग हो वो बात ठीक नहीं। आपने मेरे से पांचों मोड एक बार प्राइमा फेसिया तो पढ़ लिए ना, लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग आपको ही पता था, प्राइमा फेसिया डिटेल्ड मैं बताऊंगा, ठीक है ना। हमने ज्वाइंट वेंचर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की और बाबू बाकी होली ऑन सब्सिडी की कल डिटेल्ड बात कर रही है। एक बार बाबू एक बात बताते हैं, मेरी तरफ देखना सर, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। आराध्या यहां पर देख लो बेटा, मैं यहां पढ़ाता हूं। हाँ जी बेटा, क्या क्या एडवांटेजेस क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं। सबसे पहले एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग की पहली एडवांटेज बेटा, इट इज द इजीएस्ट वे ऑफ गेनिंग एंट्री इनटू द इंटरनेशनल मार्केट। इससे आसान भी कोई रास्ता है बेटा है फॉरेन मार्केट में एंटर होने का। सर अगर आप देखोगे लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग इससे कॉम्प्लेक्स है, अगर आप ज्वाइंट वेंचर के लिए जाओगे वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर आप होली ऑन सब्सिडी के लिए जाओगे वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। सर एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग इज द इजीएस्ट वे ऑफ गेनिंग एंट्री इनटू द इंटरनेशनल मार्केट। इससे आसान कोई रास्ता ही नहीं है बेटा। आप अपने देश बैठे हो, गुड्स जा रहा है बेटा, आपके नाम से जा रहा है फॉरेन कंट्री में, इससे आसान क्या रास्ता हो सकता है। समझ आई ना बात बेटा, इजीएस्ट वे ऑफ गेनिंग एंट्री इनटू द फॉरेन मार्केट, सबसे पहली बात। दूसरी बात बेटा, आप एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग के केस में सबसे कम टाइम लगाते हो फॉरेन कंट्री में, सबसे कम मनी लगाते हो। क्या आपने फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करी कुछ? अपने देश बैठे हो बेटा, क्या इन्वेस्टमेंट करी आपने? इसी वजह से ये भी समझ लो, ना तो आपने फॉरेन कंट्री में टाइम लगाया, ना ही आपने फॉरेन कंट्री में पैसा लगाया बेटा। और ये बात समझ लो, क्योंकि आपने पैसा नहीं लगाया तो आपके ऊपर कभी भी कोई पॉलिटिकल एक्सपोजर आ ही नहीं सकता। दैट मीन्स पॉलिटिकल रिस्क राइज ही नहीं हो सकता आपके ऊपर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं सुनना बाबू, मैं बोलता हूं आप एक इंडियन हो और आपने चाइना में जाकर एक ज्वाइंट वेंचर सेटअप करा, 50% पैसे आपने लगाए, 50% कोई वहां का बेटा लोकल पार्टनर ढूंढा आपने और बेटा डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हो, डायरेक्ट प्रोडक्शन कर रहे हो। कल याद आई होगी एफडीआई में ये बात बोल रहा था, सर याद नहीं आई क्या? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट याद है ना सर। अब एक बात सुनो, आज बेटा चाइना गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के रिलेशन बिगड़ जाए और चाइनीज गवर्नमेंट ये कह दे कि इंडियन सारी कंपनी बैन, सर क्या होगा आपका? अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है सर, सब यूजलेस, सब जीरो। वापसी आना पड़ेगा अपने देश सारा तामझाम छोड़कर, कई करोड़ों का पॉलिटिकल रिस्क राइज हो जाएगा। और यही मैं सोचता हूं बेटा, एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग के केस में आपने फॉरेन कंट्री में क्या इन्वेस्ट कर रखा होता है? कुछ भी तो नहीं। कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है फॉरेन कंट्री में? कोई फैक्ट्री डाली हुई है? कोई प्रोडक्शन मार्केटिंग कर रहे हो? कोई मशीनरी खरीदी हुई है? कुछ भी नहीं। ये सब चीजें आप अपने देश से ऑपरेट कर रहे हो, सिर्फ गुड्स ही तो बेचते हो। अगर उन्होंने कह दिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन तो क्या हो गया? आपका प्रोडक्ट आपके घर पड़ा है, आपकी बेटा मनी कहीं नहीं जा रही, आपको कोई पॉलिटिकल रिस्क राइज नहीं हो रहा। जब मैंने इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रखी फॉरेन कंट्री में तो बर्बाद भी क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। क्लियर है ना बात? तो बेटा ये इजीएस्ट वे ऑफ एंट्री है, सबसे कम टाइम सबसे कम मनी स्पेंड करते हो फॉरेन कंट्री में, क्योंकि सबसे कम मनी स्पेंड करते हो बेटा, इसलिए सबसे कम पॉलिटिकल रिस्क आता है। तीन बातें, कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आई? सर डिसएडवांटेजेस की बात करो तो सर यहीं से उठा लो बात, क्योंकि बेटा आपने सबसे कम टाइम स्पेंड किया होता है फॉरेन कंट्री में, या ज्यादा से ज्यादा बेटा आपके एग्जेक्टिव्स ने या आपने खुद ने 3-4 विजिट दी होती है फॉरेन कंट्री में। अच्छा मैंने यहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा चल एक बार बायर से मिला, 3-4 विजिट दी होती है आपने। तो बेटा आप उस कंट्री के कस्टम के बारे में जानते ही कितना है, आप उस कंट्री के बिजनेस प्रैक्टिसेस के बारे में जानते ही कितना है। ये सोचो बेटा, एक तो आप हो बेटा इंडियन जो चाइना में गुड्स सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या जानते हो आप चाइना के बारे में? और एक इंसान वो है जिसने चाइना में ज्वाइंट वेंचर सेटअप किया है। ज्यादा किसको पता होगा वहां के कस्टम के बारे में? जिसने ज्वाइंट वेंचर सेटअप किया है वो तो डेली मिल रहा है बेटा, कई लाख बायर मिल चुका होगा आज तक, वो सारे कस्टम जानता है, वो सारी बिजनेस प्रैक्टिसेस जानता है वहां की। तो बेटा वो थोड़ा सा एडवांटेजियस पोजीशन में होता है बेटा जो इंसान ज्वाइंट वेंचर सेटअप करता है, उसे वहां के बिजनेस की पूरी समझ होती है, जबकि आपको नहीं होती, आपको आधा अधूरा ज्ञान होता है।
आपने या तो कोई विजिट नहीं लगाई होती उस कंट्री में, या 2-4 विजिट लगा लोगे, तो डिसएडवांटेजियस पोजीशन में हो आप बहुत। वो भी करूंगा बात, अभी रुक तो जा। हाँ जी, इतनी बात ओके है क्या? बात समझ में आई? सर दूसरी डीमेरिट की बात करूं बेटा, क्योंकि आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, मान लो आप इंडिया के रेजिडेंट और बेटा चाइना में गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, सर एक्सपोर्टिंग में अब क्या दिक्कत आती है? सबसे बड़ी दिक्कत बेटा फ्रेट चार्जेस, इतना किराया भाड़ा पड़ेगा, एडिशनल पैकेजिंग होगी। सर पता है ना, मरीन के तो अपने ही रिस्क है, गुड्स जाएगा तो मरीन रूट से ही ना बेटा, ठीक है ना सर। एयर रूट इज वेरी कॉस्टली, ठीक है ना, और लैंड रूट से हम नहीं भेजते गुड्स चाइना, ठीक है ना, तो मरीन रूट से गुड्स जाने वाला है बेटा, और ये समझ लो बेटा मरीन के अपने ही रिस्क है, तो एडिशनल पैकेजिंग होके जाएगा, फ्रेट का खर्चा, और मरीन में बिना इंश्योरेंस हुए गुड्स नहीं जाते, ये पुरानी बात है, कभी ना कभी आपके साथ किया, तो इंश्योरेंस का खर्चा। यानी कि बेटा जब भी आप गुड्स एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग के थ्रू भेजते हैं बेटा दूसरी कंट्री में, एडिशनल खर्चे जरूर अराइज हो जाते हैं। अच्छा यही सोचो अगर आपने चाइना में ज्वाइंट वेंचर सेटअप किया होता, किराया भाड़ा बहुत कम। सर चाइना में गुड्स भेजना और इंडिया से चाइना में गुड्स भेजना तो किराए भाड़े में अंतर नहीं है। सर इंश्योरेंस कराना कंपलसरी होता? नहीं बेटा, मरीन में कंपलसरी था, वहां नहीं होता। यहाँ एडिशनल पैकेजिंग भी करी आपने कि मरीन में गुड्स खराब ना हो जाए बेटा, वहां थोड़ी एडिशनल पैकेजिंग करते। तो बेटा ज्वाइंट वेंचर में आप ये खर्चे बचा सकते थे, या हॉली ऑन सब्सिडी में आप ये खर्चे बचा सकते थे, जबकि एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग इस सेंस में थोड़ी कॉस्टली बढ़ती है, महंगी बढ़ती है बेटा। क्लियर है बात? समझ आई बात? सर एक आखिरी लिमिटेशन की बात करूं तो बाबू, एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग फिजिबल ऑप्शन नहीं है व्हेन इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस आर एग्जिस्ट इन द फॉरेन कंट्री। सुन लो प्यारे बच्चों, में क्या बात बोल रहा हूं। एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग इज नॉट अ फिजिबल ऑप्शन व्हेन इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस आर एग्जिस्टेड इन द फॉरेन कंट्री। आपने क्या करा, आपने बेटा गुड्स एक्सपोर्ट तो कर दिया क्योंकि आपकी कंट्री एक्सपोर्ट अलाउ करती थी, लेकिन बेटा जब चाइना में इंपोर्ट हो रहा था तो चाइनीज गवर्नमेंट बेटा इंपोर्ट अलाउ नहीं करती थी। सर इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन थी वहां पर, तो बेटा क्या एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग ऐसे केस में फिजिबल ऑप्शन है? नहीं बेटा, उनकी गवर्नमेंट ने कह रखा है कि हम इस चीज का क्या करेंगे बेटा, इंपोर्ट अलाउ नहीं करेंगे। तो आप इंपोर्ट अलाउ नहीं कर रहे बेटा, इंपोर्ट अलाउ नहीं है बेटा, तो आपका गुड्स अंदर एंट्री नहीं ले सकता। तो ऐसे केसेस में आपके लिए ज्वाइंट वेंचर ज्यादा अच्छा रहता है बेटा। आप सीधा चाइना में जाके ज्वाइंट वेंचर सेटअप करो, इन हाउस प्रोडक्शन करो उनके बेटा, वहीं बेच दो। इंपोर्ट ही तो अलाउ नहीं कर रहे बेटा, और उस चीज का इन हाउस प्रोडक्शन थोड़ी मना कर रहे। क्लियर है बात? इस बात को समझते हो? मान लो बेटा इंडिया का कस्टम एक्ट कहता है एलईडी का इंपोर्ट अलाउड नहीं है, तो ये थोड़ी कह रहा है बेटा इंडिया में एलईडी नहीं बिकेंगे, इंपोर्ट अलाउड नहीं है। आ जाए कोई भी कंपनी इंडिया में फैक्ट्री लगा ले, बनाकर बेच दे। सेम बात कह रहा हूं मैं, एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग फिजिबल ऑप्शन नहीं है बेटा जब इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन बेटा किसी के कस्टम में एग्जिस्ट कर रही हो। आपने तो एक्सपोर्ट कर दिया, सामने वाले देश में बेटा इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन है उस चीज के ऊपर, तो आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए आपका प्रोडक्ट अंदर एंट्री नहीं लेगा बेटा। तो ज्वाइंट वेंचर वहां पर काम कर जाएगा, ना एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग काम नहीं करेगा। क्लियर है ना बात? तो मैंने 3 मेरिट का जिक्र करा बेटा, 3 डीमेरिट का जिक्र करा। इंट्रो की शुरू की 3 से 4 लाइन पढ़ो और बेटा एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़कर बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा मेरी तरफ देखना 2 मिनट। बाबू एक डिसएडवांटेज मैंने अभी बताई थी बेटा, एक्सपोर्टिंग वहां पर फिजिबल ऑप्शन नहीं रह जाएगा अगर बेटा देश में दूसरे देश में इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही होंगी। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, दुबई से एक इंसान गोल्ड एक्सपोर्ट करना चाहता है इंडिया में, ठीक है जी बाबू, इंडिया में कस्टम एक्ट में लिखा हुआ है कि आप गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह इंपोर्ट कर नहीं सकते। कोई भी देश गोल्ड के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को फ्रीली परमिट करता ही नहीं, ठीक है। तो क्या एक्सपोर्टिंग आपके लिए फिजिबल ऑप्शन है? नहीं है। ऐसे केसेस में क्या आप ये नहीं कर सकते कि इंडिया में ज्वाइंट वेंचर सेटअप करते, इंडिया में ही ऑर्नामेंट्स बनाते, इंडिया में ही बेचते? वो थोड़ी मना कर रही है हमारी गवर्नमेंट। क्लियर है ना बात? आपको ये भी बता सकता हूं बेटा, जैसे मीट बहुत एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, ठीक है ना, ठीक है ना, इंडिया का खुद का कस्टम मना करता है वाइल्ड एनिमल की बॉडी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते।
मतलब किसी भी तरीके से उनका मतलब मेन मोटो है वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना, ठीक है। आप इंपोर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर यहां कोई जानवर मर जाए तो बेच नहीं सकते, तो बेच सकते हो। तो इंडिया में रह के वो काम कर सकते हो जो आप एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग के थ्रू नहीं कर सकते। समझ आई बात? ऑल क्लियर? बढ़ाएं बात को आगे। बेटा बात करेंगे लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग पर, सब सामने देखेंगे बेटा। इसका इंट्रो कल मैंने नहीं दिया था, मैंने कह दिया था आपने पढ़ा हुआ है बस, ठीक है कल करेंगे इसके बाद। लो जी बेटा, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। बाबू लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है बेटा? वन पार्टी इज द लाइसेंसर। मैं बोलूं मैकडी हेड ऑफिस, या बेटा मैकडी बाकी इंडिया में जितनी भी ब्रांचेस है ब्रांच ऑफिस बेटा, या फ्रेंचाइजी ऑफिस। बेटा मैकडी का जो हेड ऑफिस है इसको आप बोलते हो लाइसेंसर, और बेटा इसको हम बोलते हैं लाइसेंसी। ऐसे ही बेटा फ्रेंचाइजी के केस में इसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइजर, और बेटा इसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी। बाबू क्या होते हैं लाइसेंसर, लाइसेंसी, या फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजी? बेटा अंडर लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट करते हो। बेसिकली बेटा लाइसेंसर लाइसेंसी से, या फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट में यह लिखकर देता है कि आप मेरा कॉपीराइट, आप मेरा पेटेंट और आप मेरा ट्रेडमार्क यूज कर सकते हैं। मैं आपको अपनी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी आईपीआर यूज करने की परमिशन दे रहा हूं, बट इसके बदले में आपको मुझे रॉयल्टी इनकम देनी पड़ेगी। अब मैं बताऊंगा रॉयल्टी क्या चीज होती है। पहले बताओ मेरे वर्ड समझ आए? सर एक बात बताओ, क्या लाइसेंसर अपना ट्रेडमार्क यूज करने की परमिशन नहीं देता? सहारनपुर का डोमिनोज जगह जगह डोमिनोज के नाम से नहीं ऐड करता, तो उसी का तो ट्रेडमार्क, उसी का ही तो नाम इस्तेमाल कर रहे हो आप। सर नहीं कर रहे क्या? सर आप देखो, आप उन्हीं के पेटेंट, उन्हीं के फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे। जब भी कोई भी रेसिपी, कोई भी मेन्यू में कोई प्रोडक्ट ऐड करते हो, वहां से आते हैं फॉर्मूला, इतनी क्वांटिटी में इतना मिक्स करना है, इतनी क्वांटिटी में ये मिलाना और ऐसा ही टेस्ट आएगा। सर सारे उन्हीं के तो फॉर्मूला यूज कर रहे हो आप। तो बेटा अंडर लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसर और फ्रेंचाइजर, लाइसेंसी और फ्रेंचाइजी को क्या करते हैं बेटा? राइट देते हैं, राइट टू यूज द आईपीआर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट में आप लिख के देते हैं कि आप मेरा कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क यूज कर सकते हैं, बदले में आपको मुझे रॉयल्टी इनकम देनी पड़ेगी। कोई समझता है रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी क्या होती है? हैं? मैं बताता हूं आपको, समझना जरा। देखो बेटा लाइसेंसर और फ्रेंचाइजर को ना कुल मिला के दो तरीके की इनकम मिलती है बेटा, लाइसेंसी और फ्रेंचाइजी से दो तरीके की इनकम। जिस दिन आप फ्रेंचाइजी लेते हो ना बेटा किसी भी चीज की, आप जो फी देते हो उसे हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी फी या लाइसेंसी फी, ठीक है ना? उसे तो हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी फी। आपने आज फ्रेंचाइजी ली, जैसे कि मैकडी की फ्रेंचाइज लेने बैठोगे 3 करोड़ रुपए खर्चा है, ठीक है ना? 3 करोड़ रुपए फ्रेंचाइजी फीस है बेटा, जिसमें से 1 करोड़ इज नॉन रिफंडेबल, वो वापसी नहीं होंगे, और 2 करोड़ रिफंड हो जाएंगे जिस दिन बेटा आप छोड़ोगे जिस दिन फ्रेंचाइजी 2 करोड़ ले जाना, और 1 करोड़ कभी रिफंड नहीं होंगे बेटा। इसे तो हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी फी है ये, ठीक है ना? और दूसरी इनकम होती है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम क्या होती है बेटा? आप अपनी डेली सेल में से, आपका दोनों का एग्रीड होता है बेटा, ठीक है ना, कि सेल में से हमारा इतना मुनाफा है और मुनाफे का इतना परसेंट इसका दोगे। जैसे कि बता देता हूं, मान लो आपकी आज की सेल हुई बेटा लाइसेंसी के यहां पर, मतलब किसी भी मैकडी स्टोर में 50,000 रुपए सेल है। इन्होंने लाइसेंसर ने लाइसेंसी को पहले बताया हुआ है कि जितनी हमारी सेल है ना उसमें 50% हमारी कमाई है। मुझे नहीं पता कितना होता है, पर हाँ एवरेजली रेस्टोरेंट वाले बिजनेस में 40 से 50% कमाई होती है। तो इन्होंने बताया हुआ है कि हमारी 50% कमाई है, यानी कि आज की कमाई कितनी है? 25,000। 25,000 का 30% मेरा, 70 तेरा। सर ये 30% इसकी रॉयल्टी इनकम है, यानी कि बेटा जितना प्रॉफिट लाइसेंसी कमाता है अपने स्टोर में उसका 30% प्रॉफिट तो इसको देता ही देता है, वो बेटा रॉयल्टी इनकम है। तो आपको 70 क्यों कमाने का मौका दिया जाता है? 2 वजहें हैं। एक तो आपने इतनी मोटी फ्रेंचाइजी फी दी हुई है, तो बेटा लाइसेंसर चाहता है आप वो रिकवर कर लो अपने 70% में से। दूसरी बात बेटा 70% में आपके सारे खर्चे हैं, सारा स्टाफ जो है
वो लाइसेंसी रिक्रूट करता है, उनकी सैलरी ये देता है, पूरे बिजली के बिल ये देता है, स्टोर की मेंटेनेंस के खर्चे ये करता है, स्टोर अगर रेंट पे तो रेंट भी यही देता है। तो आपके पल्ले बहुत सारे खर्चे हैं, इसलिए आपको बड़ा मार्जिन दिया जाता है। इसके अलावा फ्रेंचाइजी फी 1 करोड़ दी हुई है, वो भी रिकवर करनी है, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा दिया जाता है। ठीक है ना? रॉयल्टी समझते हो ना आप क्या चीज है बेटा? क्लियर हुई? क्लियर हुई बात? लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में क्या डिफरेंस होता है? मुझे तो यही है, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में क्या डिफरेंस होता है? अंशिका पढ़ के नहीं बताना, अभी बताती तू, 1 मिनट भी ना लगाती, मैं ना कुछ कहता तो। हाँ जी, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में क्या डिफरेंस होता है बेटा? एक, लाइसेंसिंग इज रिलेटेड विद द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड फ्रेंचाइजिंग इज रिलेटेड विद मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। बेटा ये प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स से रिलेट करता है, और ये बेटा प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज से रिलेट करता है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप ब्रांड ऑफ यूएस, ठीक है ना, आपने इंडिया में फ्रेंचाइजी नहीं दी, आपने बेटा लाइसेंसिंग अरेंजमेंट करा। मतलब क्यों मैं बोल रहा हूं लाइसेंसिंग अरेंजमेंट? क्योंकि आप बेटा बस वहां से बैठे बैठे फॉर्मूला शेयर करेंगे, दैट मींस पेटेंट शेयर करेंगे, और बेटा सामने वाला आपका पेटेंट यूज करके गुड्स प्रोड्यूस करेगा, और बेटा गुड्स की मार्केटिंग करेगा, सर्विस की नहीं। लाइसेंसिंग मींस प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स, एंड फ्रेंचाइजिंग मींस प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, एंड रेस्टोरेंट इज कंसीडर्ड एज सर्विस। दैट मींस जो मैकडी, केएफसी, डोमिनोज की बात करते हो, ये फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट है, ये इट इज नॉट अ लाइसेंसिंग अरेंजमेंट। और अब ध्यान रख लेना बेटा, मैं तो क्लियर कट डिफरेंशिएट कर रहा हूं, टीचर इंटरचेंजेबली यूज करते रहेंगे, मुझे नहीं पता क्या गणित पढ़ाते हैं वो भाई, ठीक है ना, अपने सर के ऊपर से आता उनका गणित। क्लियर है बात? आपको समझ आई बात? सर एक और टर्म आती है कई बार पेपर में, क्रॉस लाइसेंसिंग। ये क्या चीज होती है क्रॉस लाइसेंसिंग? सर देखो, मैंने अभी आपको एक बात बोला था, लाइसेंसिंग क्या चीज होती है या फ्रेंचाइजिंग क्या चीज होती है, जिसमें आप कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क शेयर करते हो सामने वाले को, ठीक है ना, अंडर अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। मैं बोलता हूं एक पार्टी ए है बेटा, एक पार्टी बी है, ठीक है बाबू, ये भी एक फैशन डिजाइनर है, ये भी एक फैशन डिजाइनर है, ये बेटा है इंडिया में, ये कहीं है यूएस में, ठीक है जी। आपने क्या करा बेटा, अपने बहुत सारे डिजाइन जिनको आपने रजिस्टर्ड कराया हुआ था अपने नाम पर बेटा, वो इसके साथ शेयर करे बेटा। इसको आपने कहा तू कोई नहीं, मेरा तू कॉम्पिटिटर नहीं है, तू यूएस में बना, तू बेच इन्हीं डिजाइन से, लेकिन बेटा बदले में आपने कहा कि तू भी मुझे अपने डिजाइन ही देगा, मैं तुझे अपने डिजाइन दे देता हूं, तू मेरे डिजाइन ले ले। इसे बोलते हैं क्रॉस लाइसेंसिंग, क्रॉस फ्रेंचाइजिंग। दोनों एक दूसरे के साथ बेटा अपने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क शेयर करते हैं। तो क्लियर हुई बात? कम से कम 1.5 पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा इंट्रो का, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज। 1.5 पैराग्राफ पढ़कर बताओ पहले मुझे बेटा, मेरी तरफ देखना। बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग बिजनेस। सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करो, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। बेटा एक बात सोचो, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग बिजनेस में होता क्या है, सारी इन्वेस्टमेंट लाइसेंसी और फ्रेंचाइजी करता है। इसने 1 रुपया भी लगाया फॉरेन मार्केट में, यू आर अ मैकडी हेड ऑफिस इन यूएसए, क्या आपका इंडिया में 1 रुपया भी लगा हुआ है? आपके इंडिया में 400-500 स्टोर हैं, आपने 1 रुपया भी लगाया? नहीं, बल्कि 400-500 से फ्रेंचाइजी फी भी खाई और रॉयल्टी भी खा रहे हैं। फॉरेन में नाम भी हमारा बन रहा है सर, इनके लिए तो इंडिया फॉरेन है ना, फॉरेन में नाम भी बन रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा नाम बन रहा है बेटा, और पैसा एक नहीं लगा। सबसे बड़ी एडवांटेज, बिना पैसा लगाए फॉरेन मार्केट में नाम कमाने का सबसे अच्छा तरीका है लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग। समझ आई बात? दूसरी बात, अगर कल को बेटा कोई पॉलिटिकल रिस्क अराइज भी होता है, क्योंकि आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है इंडिया में, तो सर इंडियन गवर्नमेंट एक्शन लेते हुए 10 बार सोचेगी। क्यों बेटा? क्योंकि वो कभी इंडियन रेजिडेंट पे एक्शन नहीं लेना चाहती। सर आपके ऊपर तो एक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता, आप तो अपनी होम कंट्री बैठे हो,
फ्रेंचाइजिंग फी आपके जेब में जा चुकी है, रॉयल्टी आपको रेगुलर मिल रही है बेटा। कोई पॉलिटिकल रिस्क राइज हो सकता है? आपकी कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है इंडिया में, तो पॉलिटिकल रिस्क का क्या मतलब? और इंडियन गवर्नमेंट इंडियंस पे एक्शन लेगी नहीं बेटा बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से, क्योंकि उनकी रॉयल्टी खराब हो जाएगी, उनकी फ्रेंचाइजिंग फीस जीरो हो जाएगी। तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा दूर दूर तक। एक बेनिफिट की बात कर लो, क्योंकि लाइसेंसी और फ्रेंचाइजी द लोकल पर्सन, ये इंडिया के ही पर्सन है, और बेटा जिस शहर में रहते हैं उस शहर में रहने 20 साल से, और आज उन्होंने उसी शहर में स्टोर बना दिया बेटा, तो बेटा आपको अपने लोकल कॉन्टैक्ट्स का बेटा बेनिफिट मिलता है, बिजनेस बढ़ाने में भी और बाकी और अदर चीजों में भी। क्लियर है ना बात? कोई दिक्कत तो नहीं? लगभग सारी एडवांटेज समझ आ गई होगी, ठीक है ना बाबू? एक बार फटाफट से सारी एडवांटेज पढ़ दो, अगर मैंने किसी का डिस्कशन नहीं करा वो भी बता दो। एक एडवांटेज का डिस्कशन और कर लेते हैं बेटा। कहता है क्योंकि लाइसेंसर और फ्रेंचाइजर ने आपको ही कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क यूज करने की परमिशन दी है, तो बेटा उस चीज का बेनिफिट सिर्फ आप उठा पाते हैं, आपके कॉम्पिटिटर नहीं। सर आपने एक फ्रेंचाइज ले ली बेटा मैकडी की, और बेटा कोई आपके कंपटीशन में लोकल लेवल पे बेटा बर्गर बना के बेच रहा है, सर कभी भी वो बात नहीं आ पाएगी जो मैकडी में बात है, ठीक है ना? तो कमाओगे आप ही बेटा, ठीक है ना? आपके कॉम्पिटिटर हमेशा आपसे नीचे रहने वाले। ये एक एडवांटेज थी, लास्ट एडवांटेज। कोई दिक्कत तो नहीं बाबू? आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।